हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पैसे लाया? हाँ, वो पैसे का बंदोबस्त हो गया है। एक दोस्त के पास पड़े हैं, वो सनारीपल्ली में रहता है, वहाँ जाना होगा। सनारीपल्ली जाने में तो 1.5 घंटा लगेगा। ट्रेन से चलते हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे। आपकी मोटरसाइकिल स्टेशन पर छोड़ देंगे। ठीक है, चल। मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया है। आपका मोबाइल चाहिए था। क्यों? वो दोस्त को फोन करके बोल देता हूँ कि हम लोग पहुंच रहे हैं। हाँ रमेश, हम लोग पहुंच रहे हैं। पैसे तैयार रखना, ठीक है? नहीं, हम लोग सनारीपल्ली स्टेशन से चलकर आ जाएंगे। हाँ ठीक है। स्टेशन के पास में ही है, 15 मिनट की दूरी पर। थोड़ा सा चलना पड़ेगा। थक गया रे। और कितनी दूर जाना है? बस 5 मिनट और। क्या हुआ? रुक क्यों गया? घने जंगल में एक कत्ल और फिर बॉडी को जलाने की कोशिश। वजह साफ थी, कातिल नहीं चाहता था कि मरने वाले की पहचान हो पाए।
लेकिन क्या मरने के साथ ही उसकी कहानी खत्म हो गई? क्या किसी को इस कहानी के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा कि पीड़ित उस आदमी के साथ क्यों गया था, उसका कातिल से रिश्ता क्या था और ये पैसों का क्या मामला था? लेकिन सबसे पहला सवाल यह था कि ये आदमी कौन था जिसको इतनी बेरहमी से मारा गया था, और वो कातिल कौन था? क्या इस केस की कहानी घने जंगल के अंधेरे में दफन होने वाली थी? क्या चंदन, इस बार घर की बहुत याद आ रही है। जानता हूँ यार। कौन कौन है वहां? सुरेश, ये तो किसी की लाश है। बुरी तरह से जली हुई है। चंदन, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। सर, बॉडी तो पूरी तरह जल चुकी है। आसपास देखो, कुछ मिलता है। तुम लोग इस एरिया में रेगुलर राउंड लगाते हो? हाँ सर। इसी रूट पर? नहीं सर, ये जंगल काफी बड़ा है, तो हम रूट बदल बदल के राउंड लगाते हैं। लास्ट टाइम इस रूट पर कब आए थे? लगभग 1 हफ्ता हो गया सर। लगभग 1 हफ्ता। मतलब पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये लाश यहाँ पर कब से है? सर, इतने अंधेरे में कुछ भी मिल पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सुबह होने का इंतजार करो। किसी टू व्हीलर की चाबी लगती है। सर, ये एक पर्स मिला है। सर, पूरी तरह जला हुआ है। सर, कुछ कार्ड जैसा है, बस कुछ अक्षर और नंबर्स दिख रहे हैं। बॉडी यहाँ पर और पर्स वहाँ पर। ये पर्स मरने वाले का है या फिर मारने वाले? दिखाओ। चलो देखते हैं ये जले हुए अक्षर और नंबर किसका नाम सामने लाते हैं। लाश बहुत बुरी तरह जल चुकी है। हम केवल इतना बता सकते हैं कि इसे गला दबाकर मारा गया है और बाद में पेट्रोल से जलाया गया है। वैसे विक्टिम की उम्र क्या होगी डॉक्टर? ये कोई 50 साल के आसपास। हमारे पास इसकी पहचान के लिए सिर्फ एक की चैन, कुछ अक्षर और कुछ नंबर्स हैं। अब वो भी इसके हैं या नहीं ठीक से नहीं कह सकते। 50-52 की एज का आदमी, बॉडी के पास से भगवान की फोटो वाला कीचेन मिला है। आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन दे दो। हो सकता है किसी स्टेशन में इससे मिलती जुलती कोई मिसिंग कंप्लेंट है। कैसा है तू? ठीक है। सुना है तेरी बीवी नहीं आई अभी तक?
जैसा कातिल चाहता था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। लाश की शिनाख्त कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा था। आसपास के पुलिस स्टेशन में पता किया जा रहा था कि शायद कहीं किसी ने इस आदमी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई हो, या फिर शायद यह भी हो सकता था कि वो अधूरे सबूत इस हत्या की पूरी सच्चाई बयां कर दें। सर, आसपास के किसी भी पुलिस स्टेशन में इससे मिलती जुलती कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। और वो जला हुआ कार्ड? अभी तक कुछ पता नहीं चला है। फोरेंसिक एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। बॉडी हमें जंगल में इतने अंदर मिली है जहां तक कोई गाड़ी नहीं पहुंच सकती, पर शायद जंगल तक पहुंचने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है। आदित्य सर, फॉरेस्ट स्टाफ को कोई अनक्लेम्ड गाड़ी या किसी भी गाड़ी की कोई इन्फॉर्मेशन है? फॉरेस्ट वालों ने अभी तक ऐसी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। विक्टिम को वहां तक शायद पैदल ले जाया गया है और फिर वहां उसको मारकर जला दिया गया है। इस मर्डर के पीछे कोई भी वजह हो सकती है, जमीनी झगड़ा, कोई अफेयर, पैसों का लेना देना, कुछ भी। आजकल लोग बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए एक दूसरे को मार डालते हैं। सर, कुछ ठोस तो नहीं, पर इतना पता चला है कि ये कार्ड एक वोटर आईडी कार्ड है। वोटर आईडी कार्ड? और इस कार्ड में बीच के सिर्फ 2 नंबर दिख रहे हैं। आप मुझे इसकी डिटेल्स दे सकते हैं? सर, ये मेरा वोटर आईडी कार्ड है। अब आप इसमें देखेंगे मेरे वोटिंग आईडी कार्ड का नंबर है AVE 2846HY। अब अगर आप इस नंबर को इसके साथ मैच करें तो हो सकता है ये 3784 की जगह हो, और इसके लेफ्ट में भी AV जैसे कोई अल्फाबेट्स लिखे होंगे जो कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कॉमन अल्फाबेट्स हो सकते हैं। उसके बाद फिर कोई एक नंबर होगा, जैसे कि मेरे कार्ड पर 2 है। उसके राइट में भी एक नंबर होगा, जैसे कि मेरे कार्ड पर 6 है। और इसके राइट में सीरीज का आइडेंटिफिकेशन सीरीज होगा, जैसे कि मेरे कार्ड में HY है। मतलब इस सीरीज में जो अल्फाबेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वोटर आईडी कार्ड पर वो सब मिसिंग है। इस वक्त नाम की जगह पर हमारे पास सिर्फ हरी है, जो इस किलर या विक्टिम के नाम के 2 अक्षर हों। जी। और हमारे पास 2 नंबर हैं, 3 और 7। जी सर। जो उसके वोटर आईडी कार्ड के नंबर के 2 डिजिट होंगे, राइट? जी सर। मतलब हमें इन 2 चीज़ों से ही उसे आइडेंटिफाई करना होगा। सर, ये आइडेंटिफिकेशन तो घास के ढेर में सुई को ढूंढने के बराबर होगा। मेरा मतलब है आपको हजारों या लाखों वोटर आईडी कार्ड से मैच करना पड़ेगा। सर, सबसे पहले हम कौन से डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करें? आदित्य, सबसे पहले सबसे पास की कॉन्स्टिट्यूएंसी से शुरू करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। सर, इस आदमी से मिलती हुई कोई कंप्लेंट नहीं आई हमारे पास। नहीं सर, वैसे कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है यहाँ पे। तीन दिन में कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज और हजारों वोटर आईडी कार्ड्स देखने के बाद पुलिस को एक ऐसा वोटर आईडी कार्ड नंबर मिला जो शायद हरिहर कामत का था। हालांकि पुलिस के लिए अभी पक्के तौर पर यह कह पाना मुश्किल था कि यह पहचान कातिल की थी या विक्टिम की। हरिहर कामत, डेट ऑफ बर्थ 7 अप्रैल 1960। 1960 मतलब 54 साल। सर, हो सकता है ये उसी आदमी का हो जिसका खून हुआ है, क्योंकि एज तो मैच कर रही है। यही कोई 50 साल के आसपास। ये भी तो हो सकता है कि वो किलर हो, और उसकी एज भी तो 50 के आसपास हो सकती है। एड्रेस क्या लिखा है? सर, हरिहर कामत का घर सेलंदूर में, जो कि सनारीपल्ली से करीब 30 किलोमीटर दूर है, पर वहां जाने का रास्ता वही है जहां हमें लाश मिली थी। चलो चलकर पता करते हैं कि है कौन, और अगर ये विक्टिम है तो अभी तक किसी ने इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं करवाई? सुनिए, ये खाना खाते कहाँ चल दिए? कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, आने में देर हो सकती है। हो सकता है कल सुबह लौटूं। कल सुबह? आप जा कहाँ रहे हैं?
कहा ना जरूरी काम से जा रहा हूं, आकर बताता हूं। सर ये तो हरिहरन है, इस गांव के बहुत फेमस आदमी है। पूरा गांव इनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। करते क्या है ये? रिश्ता पक्का कराने का काम करते हैं। ये गली के बाजू में ही उनका घर है। सर आप पूछ सकता हूँ आप इनको क्यों ढूंढ रहे हैं? आजकल में गांव में कहीं देखा इनको? काफी समय से दिखाई तो नहीं दिए। वैसे भी हमारा रोज मिलना नहीं होता है। ठीक है। हरिहर यहीं रहते हैं? हाँ जी, वो मेरे अप्पा हैं। इस वक्त कहाँ पर है? साहब मेरे पति के बारे में कुछ पता चला? कहाँ गए हैं वो? पता नहीं, 5 दिन पहले निकले थे और अभी तक वापस नहीं आए। यही है हरिहर? जी, अप्पा कहाँ हैं? क्या बात है? अप्पा मिल गए क्या साहब? नहीं। तो आप यहाँ क्यों आए हैं और इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या बात है सर, मैं अभी अभी यहाँ के थाने से आ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अप्पा के बारे में कुछ भी नहीं बताया। आप लोग इसे पहचानते हैं? ये तो अप्पा की बाइक की चाबी है। अप्पा कहाँ है? आप लोग को हमारे साथ चलना होगा। चलना होगा? कहाँ चलना होगा साहब? आप बता क्यों नहीं रहे कि बात क्या है? आइए। साहब आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? देखिए, हमें ये लाश मिली है, बुरी तरह से जली हुई। लाश के पास से हमें एक कीचेन और एक जला हुआ वोटर आईडी कार्ड मिला है, जिसके जरिए हम आप लोगों तक पहुंचे। हमें लगता है ये लाश हरिहर जी की है। जी सर, ये मेरे ससुर जी ही हैं, हरिहर कामत। आपको इनकी लाश कहाँ से मिली? सनारीपल्ली के जंगल में। सर मैं हरिहर जी की छोटी बेटी कमला का पति हूँ, यहीं पास ही गांव में रहता हूँ। अभी 2 दिन पहले अम्मा का फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि अप्पा 2 दिन से घर नहीं लौटे, तो मैं कमला के साथ यहाँ आ गया। सर अप्पा यहाँ अम्मा और अपनी बड़ी बेटी शक्ति के साथ रहते थे। तुम लोगों ने उनकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? लिखवाई थी सर, 3 दिन पहले ही गांव के थाने में, और मैं हर रोज अप्पा के बारे में पूछता भी था। यहाँ हरिहर कामत के लिए मिसिंग कंप्लेंट है। पिछले 5 दिनों से हम हर पुलिस चौकी में इस आदमी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। तुम्हारी चौकी में भी पूछा था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। कहाँ गए थे हरिहर जी? कुछ ज़रूरी काम है ऐसा बोल के गए थे। उन्होंने अम्मा को भी कुछ नहीं बताया था। तुम्हारे ससुर जी शादी फिक्स करवाने का काम करते थे? जी, इसी वजह से गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। उनका मोबाइल नंबर? 444 56 7438 7438। हरिहर उस दिन कहां गया था ये बात उसके घर में किसी को नहीं पता थी। सबका यही कहना था कि हरिहर एक बहुत अच्छा इंसान था। तो फिर वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से वो बिना किसी को बताए उस दिन घर से निकल गया था और वापस कभी नहीं आया?
हरिहर का फोन सेलंदूर में ही बंद हो गया था। और ये फोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर उस दिन उसे 2 कॉल आए थे। ये पहला वाला नंबर सेलंदूर के एक पीसीओ का है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। करीबन 10:30 बजे। नहीं साहब, कुछ याद नहीं आ रहा है। कुछ याद आया तो हमें खबर करो। ठीक है साहब। ये कॉल सुबह 10:30 बजे आया था। हरिहर जी अपने घर से करीब 2 बजे निकले थे, दोपहर के खाने के बाद, और दूसरा कॉल उन्हें 2:15 बजे आया। हेलो। वो दूसरा कॉल 444567 नंबर से आया था। ये नंबर सूर्य प्रकाश पिल्लई का है, वो भी सेलंदूर में ही रहता है। कौन है सूर्य प्रकाश पिल्लई? सूर्य प्रकाश जी तो इसी गांव में रहते हैं। सूर्य प्रकाश के साथ हरिहर जी की किसी तरह की कोई लड़ाई हुई थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अप्पा तो रिश्ते जोड़ने में विश्वास रखते थे, रिश्ते तोड़ने में नहीं। उस दिन वो बिना बताए चले गए। क्या अक्सर वो ऐसा करते थे? अगर ऐसी वैसी बात होती तो भी हमें नहीं बताते। संगीता जी, क्या कोई ऐसी वैसी बात थी जिसकी वजह से किसी ने आपके पति का मर्डर कर दिया? मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, उनके किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं। वो बहुत अच्छे इंसान थे। सूर्य प्रकाश जी साहब। तुमने हरिहर को क्यों मारा? ये क्या बात कर रहे हैं साहब आप? मैं हरिहर राणा को क्यों मारूंगा? ये आप ही हमें बता दीजिए। साहब वो मेरे अच्छे दोस्त थे। तो फिर आपने दुश्मनी क्यों निभाई? आप मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं साहब? क्योंकि जिस दिन उनका मर्डर हुआ उस दिन दोपहर को लगभग 2:15 बजे आपने उन्हें आखिरी बार फोन किया था या नहीं? मैंने उन्हें फोन किया था। क्या बात हुई थी फोन पर? वो सर, मैंने अपनी बेटी योगिता के बारे में बात की थी। सूर्या, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके मैं योगिता के लिए अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढ कर निकालूंगा। मैं बहुत परेशान हूँ, योगिता की शादी जल्दी से जल्दी करवाना चाहता हूँ। मैं जल्दी ही कुछ करता हूं। ऐसी भी क्या परेशानी थी कि आप अपनी बेटी योगिता की शादी जल्द से जल्द करवा देना चाहते थे? साहब वो रमन। ये रमन कौन है? छोटी जात का है। लेकिन इस रमन का योगिता से क्या लेना था? उसने मेरी बेटी योगिता को अपने जाल में फंसा लिया था। अनर्थ हो जाता अगर मेरी बेटी और रमन का रिश्ता बनता। मैं इस परेशानी के बारे में हरियाणा से बात की थी साहब। उन्होंने मुझे भरोसा दिलवाया था कि वो योगिता के लिए अच्छा रिश्ता जरूर ढूंढेंगे। और रमन ने आपकी ये बात इतनी आसानी से मान ली कि अगर उसका रिश्ता आपकी बेटी योगिता के साथ होता है तो अनर्थ हो जाएगा? साहब मैंने रमन से बात नहीं की, हरिहर ने की, बल्कि उन्होंने उसे अच्छी तरह से समझाई थी। देख रमन, मैंने बहुत से रिश्ते करवाए और तजुर्बे से कह सकता हूं कि तेरे और योगिता के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं, क्योंकि इस रिश्ते से कोई खुश नहीं। मैं और योगिता तो खुश है ना, हमें बाकी लोगों की परवाह नहीं है। पागल मत बन। खुद को खुश रखने के लिए दूसरों को नाराज नहीं करते। अगर तेरी जगह मेरा बेटा या बेटी होती ना तो मैं उसे भी यही समझाता। योगिता को भूल जा। मैं वादा करता हूं तुझसे कि मैं तेरे लिए योगिता से अच्छा रिश्ता ढूंढ कर दूंगा, और वो भी तेरी बिरादरी में। हरिहर ने योगिता को भी समझाया था और वो समझ भी गई थी, लेकिन मैं योगिता की शादी जल्दी से जल्दी करवाना चाहता। इसीलिए ये बात करने के लिए मैंने उस दिन उन्हें फोन किया था साहब। तुम्हें क्या लगता है ये जो लड़का है रमन, ये हरिहर को मरवा सकता है? हाँ सर, मैं हरिहर जी से नाराज था। पहले उन्होंने मुझे योगिता से दूर रहने के लिए कहा और फिर उन्होंने योगिता को मेरे खिलाफ कर दिया। नहीं रमन, मैं अम्मा अब्बा की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करूंगी। ये तू नहीं बोल रही है,
तेरी जुबान से वो हरिहर बोल रहा है, तो उनकी बातों में आ गई है। ऐसी बात नहीं है रमन, लेकिन मैं अम्मा पापा को दुखी नहीं देख सकती हूँ। मैं चलती हूँ रमन। योगिता के मना करने के बाद मैं बहुत दुखी हो गया था साहब, लेकिन मैं जानता था साहब कि वो भी इस फैसले से खुश नहीं है। चाहे मैं कुछ भी कर लूं साहब, कुछ भी कर दूं, वो मेरी बात नहीं मानेगी। तुझे लगता था हरिहर तेरी लव स्टोरी का विलेन है, तो तूने हीरो की तरह विलेन को मार डाला। मेरा विलन हरिहर नहीं था साहब, मेरा नसीब था जिसे मैं नहीं बदल सकता। ना ही मैं छोटी जात में पैदा होता और ना ही ये सब नाटक होता। इसमें हरिहर जी की कोई गलती नहीं थी साहब, और अगर मैं उन्हें मार भी देता ना साहब, तो भी योगिता मेरी नहीं होती। वो अगर योगिता के लिए लड़का नहीं भी ढूंढते ना साहब, तो भी वो अपने अम्मा पापा के खिलाफ नहीं जाती। मैंने उन्हें नहीं मारा साहब। रमन के अलावा किसी और की भी दुश्मनी हो सकती है हरिहर के साथ। हाँ सर, जिस बेरहमी से उसे मारा और फिर जलाया गया है, लगता है कोई हरिहर से बेहद नफरत करता था। मुझे लगता है किसी ने नफरत निकालने के लिए प्यार का सहारा लिया। आदित्य, तुम एक काम करो सर, ये हरिहर से जो भी कोई प्यार करता था उसकी फैमिली में, उन सबका कच्चा चिट्ठा निकालो। हर आदमी कह रहा है कि हरिहर बहुत अच्छा इंसान है, तो हो सकता है उसकी फैमिली में वो किसी के लिए उतना अच्छा ना हो। हरिहर सबकी कुंडली निकालता था, हमें उसके परिवार वालों की कुंडली निकालनी होगी। मुझे काम पे वापस जाना होगा। हम कल ही यहाँ से निकल जाएंगे। और अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। उनकी देखरेख के लिए शक्ति दीदी है ना। अम्मा, चाय। अम्मा, तुमने कब से कुछ नहीं खाया, कम से कम चाय तो पी लो। सलाम साहब। बैठ गोविंद, चल शुरू हो जाए। साहब, हरिहर के घर वालों की कुंडली निकाल ली। क्या मिला? साहब, वो हरिहर की बीवी संगीता एकदम घरेलू औरत, क्या बोलते हैं, दोष नहीं। आगे बोल। छोटी बेटी कमला और उसका पति राजन, 3 साल पहले शादी हुई थी। इनको एक बच्चा भी है। फिलहाल बच्चा राजन के माँ के पास में। राजन एकदम सीधा आदमी। तो फिर टेढ़ा कौन है? वही मैं पता करने जा रहा था कि मेरे मन में एक सवाल आया। गोविंद, तेरे दिमाग में क्या सवाल आया? ये कि हरिहर पूरे गांव में रिश्ता जोड़ने का काम करते थे, फिर उनकी बड़ी बेटी का रिश्ता उन्होंने क्यों नहीं करवाया? वो अब तक घर पे क्यों बैठी हुई है? फिर उसका जवाब मिला मुझे। क्या जवाब मिला? शक्ति का रिश्ता तो हरिहर नहीं करवाया था और उसकी शादी भी हो गई थी। किसके साथ? फिर उसकी बेटी अपने मैके में क्यों रह रही थी? साहब, बड़ी बात ये नहीं है कि वो मैके में क्यों रह रही है, बड़ी बात ये है कि उसका पति ससुर के क्रियाक्रम के टाइम पर भी नहीं आया। अब चाहे तो रामदास जी से पूछ सकते हैं। कहाँ था उसका पति और क्यों नहीं आया? झगड़ा हुआ है साहब। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? साहब, ये तो अंदर की बात है, या तो शक्ति बता सकती है या उसके घर वाले। लेकिन एक बात पक्की है। क्या? शक्ति और मंगेश के बीच में बिल्कुल भी नहीं जमती थी। जी, अब हम साथ में नहीं रहते। तुम यहाँ कब से रहती हो? 6 महीने से। तुम्हारा पति मंगेश तुम्हारे अप्पा के क्रियाक्रम में नहीं आया था, क्यों? मुझे नहीं पता। वो रहता कहाँ है? बेलगाटुन गांव में। शक्ति, बहुत सोच समझ के जवाब देना। क्या तुम्हारा पति मंगेश तुम्हारे अप्पा की जान ले सकता है?
साहब वो मेरी पत्नी शक्ति के साथ मेरी बनती नहीं थी और उसके घर वालों के साथ भी, इसीलिए मैं अपने ससुर जी के क्रियाक्रम में नहीं गया था। तो तुझे पता था कि तेरे ससुर जी मर चुके हैं? जी साहब। कैसे? वो एक पहचान वाले ने बताया था। किसने? मेरे दोस्त ने साहब। नाम क्या है दोस्त का? रमेश। कहाँ रहता है? सेलंदूर में रहता है साहब। उसका मोबाइल नंबर? नंबर नहीं है साहब मेरे पास। तो उसने तुझे कैसे बताया? मिला था साहब वो मुझसे। कहाँ मिला था? मैं कुछ काम से शहर जा रहा था तो बस में मिला था साहब। किस काम से? जिस बैंक में मेरा अकाउंट है वहीं पे मुझे कुछ काम था। किस बैंक में अकाउंट है? साहब आप मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं साहब? मैंने अपने ससुर जी को नहीं मारा है। मंगेश, तेरे गांव बेलगातुंड से सेलंदूर के रास्ते में तो सनारीपल्ली का एक जंगल पड़ता है ना? क्या साहब? अरे तू समझा नहीं मैंने क्या पूछा? देख, तेरे गांव से तेरे ससुर के गांव पहुंचने के लिए इस जंगल को पार करना पड़ता है ना? मुझे पता नहीं साहब, मैं यहाँ कभी नहीं आया। मेरा मतलब इस जंगल में कभी नहीं आया। तो तू पहली बार आया है? हाँ साहब। क्या हुआ मंगेश, तू इतना डरावा क्यों है? क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया साहब, और आप मुझसे पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं। मुझे आपकी बातों से डर लग रहा है साहब। मंगेश, तू पहले बोलना चाहिए था ना। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, पुलिस वाला हूँ ना, तो आदत है सवाल जवाब करने की। साहब? हाँ? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। मंगेश ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही कुछ बातें जानना चाहता हूँ। हो सकता है तेरे जरिए मैं कातिल तक पहुंच सकूं, बस। क्या हुआ? मंगेश, चला जा, घूम के आते। नहीं नहीं साहब, मैं अंदर ही ठीक हूँ। गाड़ी ठीक होने में टाइम लगेगा, डर मत। और शेर चीते ना गाड़ी के अंदर भी अटैक कर सकते हैं। आजा आजा। मंगेश, तुझे पता है तेरे ससुर जी की लाश भी ना हमें इसी जंगल में मिली थी, वहां थोड़ा सा आगे। सर, डीजल खत्म हो गया। डीजल को भी अभी खत्म होना था। पेट्रोल पंप तक भी नहीं जा पाएगी क्या? पेट्रोल पंप यहीं है पास में। क्यों मंगेश? हाँ साहब, यहीं पर है, थोड़ा सा आगे। देखा, मैंने कहा था ना पेट्रोल पंप यहीं है पास में। नहीं साहब, मेरा मतलब था यहीं पर होना चाहिए, हर रास्ते पर ही तो होता है। मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन हो सकता है यहीं पर हो। गाड़ी में इतना डीजल है मंगेश कि 2 चक्कर पुलिस स्टेशन के लगा के आ सकते हैं। और तेरे खिलाफ इतने सारे सबूत हैं हमारे पास ये साबित करने के लिए कि तूने ही अपने ससुर का इस जंगल में मर्डर किया है और मर्डर करने के बाद उन्हें जला दिया। ये आदमी था? जी साहब, ये तो वही आदमी है। उस दिन सुबह इसने यहाँ से फोन किया था। मानना पड़ेगा, दिमाग तो है तेरे पास, अच्छा सोचा। इसीलिए तू अपना मोबाइल फोन लेकर नहीं गया। तूने सोचा कि तू अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ेगा, और ऐसा हो नहीं पाया। हाँ साहब, ये आया था और ये बोला कि इसका गाड़ी खराब हो गया और इसने पेट्रोल मांगा। तो क्या है साहब, जंगल एरिया है ना, तो परेशानी हो सकता है, हम लोग भी समझता है ना। तो मैं इसको बोतल में पेट्रोल दे दिया साहब। इंसान कितनी भी कोशिश कर ले सबूत मिटाने की, लेकिन कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। हरिहर की मोटरसाइकिल कहाँ छोड़ी तूने? सेलंदूर रेलवे स्टेशन पर। तो तू यहाँ तक कैसे पहुंचा? ट्रेन से। ऐसा कौन सा जाल बिछाया था तूने जिसमें हरिहर फंस गया? हेलो अप्पा, वो मैंने 20,000 रुपए का इंतजाम किया एक दोस्त से। अच्छा किया। कब आ रहा है तू पैसे लेकर? मैं आज ही आ रहा हूँ।
गांव के बाहर मिलते हैं? मुझे 12 बजे तक यहाँ पर कुछ काम है, फिर खाना खाकर आता हूँ। 2 बजे के करीब मिलते हैं। अप्पा वो घर पर किसी को कुछ ना बताए, मैं शक्ति को खुद बताना चाहता हूँ। जब मैं उसे लेने आऊंगा तो वो कितनी खुश होगी ना। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तूने पैसे देना ही नहीं चाहता, तूने मारना चाहता। हाँ, दम घुट रहा था साहब मेरा। बहुत जिल्लत बर्दाश्त की थी मैंने, अब और बर्दाश्त करने की ताकत नहीं थी मुझ में। बहुत परेशान करते थे साहब वो मुझे। ये 20,000 का क्या चक्कर है? तूने उनसे पैसे उधार लिए थे? नहीं साहब, मैं मेहनत करके जो भी रूखा सूखा मिलता उसी में अपना गुजारा करता हूँ साहब। मैंने कभी अपनी जिंदगी में किसी से एक पैसा भी उधार नहीं लिया साहब। तो फिर वो 20,000 रुपए क्यों मांग रहे थे? और तुझे किस बात की जिल्लत सहनी पड़ रही थी? निकल जा यहाँ से। शक्ति तेरे साथ कहीं नहीं जाएगी। अप्पा बीवी है वो मेरी। मुझे इनके साथ कहीं नहीं जाना है। सुन लिया ना? अब मैं अपनी बेटी को तेरे साथ घुट घुट के जीने के लिए नहीं छोड़ सकता। ऐसी कौन सी घुटन हो रही है इसे वहां? मैंने कह तो दिया ऐसे कि महीने के आखिरी में इसे पैसे दे दूंगा, इसे जो चाहिए खरीद ले। यही घुटन है कि जब भी आप अपनी मर्जी की चीज खरीदना चाहो तो आपको बार बार पूछना पड़ता है। देख मंगेश, मेरी बेटी तेरे साथ खुश नहीं है। अप्पा ये पहले आपकी बेटी थी, लेकिन अब मेरी बीवी है। यहां आकर बैठ गए, वहां लोग हजारों बातें कर रहे हैं, और आप तो मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे मानो मैं कोई गैर हूं। मुझे अपने घर के अंदर तक आने नहीं दे रहे। यहां खड़े होकर तमाशा करने से कोई फायदा नहीं मंगेश। मैंने कह दिया ना, मेरी बेटी तेरे साथ नहीं जा सकती। वो तेरे साथ खुश नहीं है। क्योंकि आपका हाथ है उसके सर पर, और वो तो अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार ही नहीं है। बिगाड़ के रखा है आपने अपनी बेटी को, ऊपर से अभी भी उसके नखरे उठा रहे हैं। ठीक है, तुझे शक्ति चाहिए ना, तो तू मुझे 40,000 रुपए दे दे और ले जा अपनी बीवी को। जा। हरिहर अपनी बेटी यानी तेरी बीवी को तेरे घर वापस भेजने के बदले 40,000 रुपए मांग रहे थे। लेकिन क्यों? और जब वो तेरे पास आना ही नहीं चाहती थी तो तू उसके पीछे क्यों पड़ा था? क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बेइज्जत किया था साहब। उनकी वजह से मुझे सबके ताने सुनने पड़ते थे। शक्ति के अप्पा और मेरे अप्पा बहुत पुराने दोस्त थे। हमारी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन हमें बच्चा नहीं हो रहा था। लेकिन इसके लिए मैंने शक्ति को कभी कोई दोष नहीं दिया, मैं उसका पूरा ख्याल रखता था। लेकिन फिर उसने बातें बनाना शुरू कर दी। क्यों? आखिर क्यों? देखो शक्ति, हम कितनी बार तो कोशिश कर चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा है। लोग बातें बना रहे हैं। तुम्हारी छोटी बहन कमला को 2 साल पहले बच्चा हो गया, हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं। सब समझती हूँ मैं, तुम इस बात का दोष भी मेरे सर डालना चाहते हो। अरे मैं तुम्हारे सर पर कोई दोष नहीं डाल रहा। तो फिर डॉक्टर के पास जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? अरे मैं सिर्फ तुम्हें जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ हम दोनों डॉक्टर से जांच करवा लें। हो सकता है डॉक्टर की मदद से कुछ हो जाए। और अगर डॉक्टर ने कहा कि कमी मेरे अंदर है तो? अरे तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? हम डॉक्टर के पास अपनी समस्या का समाधान ढूंढने जा रहे हैं, ना कि एक दूसरे पर दोष लगाने। सब समझती हूँ मैं, तुम कमी मेरे अंदर निकालना चाहते हो ताकि तुम सबको चिल्ला चिल्ला के कह सको कि हमारा बच्चा मेरी वजह से नहीं हो पा रहा है। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। शक्ति तैयार नहीं हुई और बार बार झगड़ा करके किसी न किसी बहाने से उसने अपने अम्मा अप्पा के घर जाना शुरू कर दिया, और उसके घर वाले उसे मेरे पास वापस नहीं भेजते थे। मैं पूरी दुनिया के सामने एक मजाक बन के रह गया था साहब। सुना है तेरी बीवी नहीं आई अभी तक? पहले तो लोग मेरे पीठ पीछे बातें बनाते थे, फिर उन्होंने मेरे मुंह पर मुझे बेइज्जत करना शुरू कर दिया। कहते थे कि मेरे अंदर कोई खोट है, इसलिए मैं बाप नहीं बन पा रहा हूँ, और इसीलिए मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। मैं शक्ति और अप्पा के सामने भीख मांगता रहा साहब। वो लोग मुझे बार बार जलील करते रहे। निकल जाओ यहां से। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाई। अब जाओ यहां से। शक्ति अपने घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। शक्ति। और फिर उन्होंने शक्ति को मेरे साथ भेजने के लिए मुझसे 40,000 रुपए मांगे। वो जानते थे कि पूरा गांव मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं कितनी जिल्लत सह रहा हूं, लेकिन शक्ति को समझाने के बजाय उन्होंने मुझे और जलील किया।
वो मुझसे मेरी ही बीवी के बदले पैसे मांग रहे थे और मेरी बीवी, उसे इन सब में मजा आ रहा था। मैं तंग आ गया था साहब। मेरा उन्हें पैसा देने का कोई इरादा नहीं था और वो कॉल भी मैंने झूठा किया था। हम लोग पहुंच रहे हैं, पैसे तैयार रखना, ठीक है? मैं सिर्फ उनसे उनका मोबाइल लेना चाहता था और फिर मैंने वो मोबाइल बंद कर दिया। मैं उन्हें जंगल के बहुत अंदर ले गया और उन्हें मार कर जला दिया ताकि किसी को ये पता ना चले कि कौन मरा और किसने मारा। मंगेश, माना कि तुम तकलीफ में थे, पर तुमने एक गुनाह किया है जिसके लिए तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। तुम शक्ति को भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते थे, जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकल सकते थे। क्या हासिल हुआ तुम्हें हरिहर की जान लेकर? अम्मा, मुझे नहीं पता था कि पापा ने मंगेश से पैसे मांगे। पता नहीं तेरे अब्बा के मन में ये लालच कहाँ से आ। लेकिन तूने भी तो ठीक नहीं किया ना मंगेश के साथ। जलील करती रही उसे बजाय उसके साथ देने की। मंगेश को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए अरेस्ट किया गया है। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है। ऐसे बहुत से मामले सामने आते हैं जिसमें अपराध करने के बाद अपराधी सबूत मिटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो पुलिस के शिकंजे में आ ही जाता है। क्राइम नेवर पेस। अपराध कभी नहीं छुपता। अपराधी लाख कोशिश कर ले लेकिन वो बच नहीं सकता। जिल्लत, दुख, दर्द, इस सब का बस एक ही इलाज है। जिस चीज से प्रॉब्लम हो उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना। गुस्से में किया गया फैसला अक्सर उल्टा ही पड़ता है। अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो हर मसले का हल हो सकता है, लेकिन किसी को जान से मारना, यह किसी मसले का हल नहीं हो सकता। अगर किसी शादीशुदा जोड़े को बच्चा ना हो पाए तो उसके दर्द को समझा जा सकता है, लेकिन लोगों की फिजूल बातों को दिल से लगाकर अपने आप को चोट पहुंचाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद भी लोगों के मुंह नहीं बंद किए जा सकते। जो लोग किसी का भला नहीं सोच सकते, ऐसे लोगों की बातों की परवाह क्यों करना। कोई भी रिश्ता हो वो दिल से बनाया जाता है। अगर कोई रिश्ता ना निभाना चाहे तो जबरदस्ती किस बात की, फिर चाहे वो पति पत्नी का ही क्यों ना हो। सिर्फ शादी कर लेना जिंदगी भर की खुशी और साथ की गारंटी नहीं होती। एक तरफा प्यार हमेशा दर्द देता है। इससे तो अच्छा है कि ऐसे रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़ जाएं। इससे दर्द तो होगा, लेकिन उस रिश्ते में बंधे रहने के दर्द के मुकाबले वो बहुत कम होगा। जरूरत है कि जिंदगी की तरफ फिर से हाथ बढ़ाएं, खुशियों का दामन थामने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, गलत तरीके से बोले गए शब्द हमेशा जख्म दे जाते हैं, लेकिन वो शब्द ही हैं जो प्यार से बोले जाएं तो रिश्ते बन जाते हैं। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.